तो चलो आज शुरुआत करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की और देखेंगे आज इस वीडियो के अंदर कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ब्रिटिशर्स से पहले कैसे था, ब्रिटिश के आने से पहले कैसे था और जब वो हमारे देश के अंदर आए तो उन्होंने किस तरीके से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को एक्सप्लॉइट किया और इसके डेवलपमेंट को स्टैग्नेंट कर दिया। वो कौन कौन से रीजन से या कारण थे। तो पहले बात करेंगे जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर नहीं आए थे, उससे पहले चलते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स जब यहाँ पर नहीं आए थे तो अगर उससे पहले की मैं बात करूं यहाँ पर प्री ब्रिटिश पीरियड मतलब ब्रिटिशर्स से आने से पहले की बात अगर मैं करता हूं तो अपने देश का मेन सोर्स जो लिवलीहुड का था वो क्या था, एग्रीकल्चर सेक्टर था। मैं फर्स्ट वीडियो में बताया हूं कि हमारे देश की 75% ऑफ पॉपुलेशन किस पे डिपेंड थी, एग्रीकल्चर सेक्टर पे, अपनी आजीविका के लिए, भाई भरण पोषण के लिए। ठीक है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और क्या करते थे, खेती बाड़ी करते थे जो हम लोगों को आता था। और उसके बाद अगर मैं बात करूं टोटल पॉपुलेशन में से ना 85% पॉपुलेशन किसके अंदर रहती थी, विलेजेस के अंदर। और ये पूरी की पूरी जनसंख्या किसके ऊपर डिपेंड थी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मतलब सीधा सीधा अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ खेती के ऊपर ही डिपेंड थी। ठीक है, चाहे मतलब कि उनके पास खुद की खेती थी, उस पे वो खेती करते थे, चाहे वो किसी दूसरे की खेती में जाकर के शेयर क्रॉपिंग करते थे। शेयर क्रॉपिंग का मतलब क्या है, शेयर क्रॉपिंग का मतलब है कि किसी दूसरे के खेत में जाकर के हम खेती करते हैं और उसके बदले में हम जो अनाज होता है उसका अनाज का एक भाग क्या करते हैं, मालिक को दे देते हैं और एक भाग क्या करते हैं, अपने पास रखते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, शेयर क्रॉपिंग। तो मतलब कि ये सब चलता है ना, बंटवारे की खेती जिसे कहते हैं कि भाई हाँ मतलब कि भाई अपनी खेत दे दे, जो भी इसके ऊपर फसल होगा उसमें आधा हिस्सा तेरा और आधा हिस्सा मेरा, खेत तेरा मेहनत मेरी, तो आधा आधा फसल भी बांट लेंगे। ठीक है, तो इसे शेयर क्रॉपिंग कहते हैं। तो 85% पॉपुलेशन गांव में रहती थी और वो सभी लोग क्या करते थे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसमें इन्वॉल्व थे, खेती के ऊपर इन्वॉल्व थे। एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर मैं बात करूं ना तो उस वक्त मतलब कि कंडीशन सही नहीं थी, अच्छी नहीं थी, मतलब संतोषजनक नहीं था। इट वॉज नॉट एट ऑल सेटिस्फैक्ट्री, मतलब कि इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, इतना संतोषजनक भी नहीं था कि बहुत अच्छे थे हम लोग, बहुत अच्छा खेती कर रहे थे हम लोग, इतना मतलब कि उगा लेते थे कि उसको हम व्यापार भी कर रहे हो। नहीं, हम इतना उगा रहे थे कि अपने परिवार का भरपेट भरण पोषण कर सके, किसी से मांगने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये भी चीज ब्रिटिशर्स को रास नहीं आई, वो यहां पर भी आ गए और सबसे पहले उन्होंने क्या किया, इसी सेक्टर का विनाश करना चालू किया। इसी सेक्टर के अंदर वो घुसे क्योंकि उनको इस सेक्टर से क्या होने वाला था, फायदा होने वाला था। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि वो कौन कौन से कारण है जिनके कारण से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर क्या हो गया, यहां पर स्टैग्नेंट हो गया। तो चलो देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे मुख्य कारण हैं जिनके वजह से हमारे देश का एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट स्टैग्नेंट हो गया, मतलब कि उसका विकास रुक गया। तो ऐसे कौन कौन से कारण हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं लैंड सेटलमेंट सिस्टम से। लैंड सेटलमेंट सिस्टम किसे कहते हैं, ये इंट्रोडक्शन ऑफ जमींदारी सिस्टम, मतलब जमींदारी सिस्टम का इंट्रोडक्शन ही क्या कहलाता है, लैंड सेटलमेंट सिस्टम कहलाता है। अच्छा, जमींदारी सिस्टम किसे कहते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। देखो जमींदारी सिस्टम क्या है, अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने हर एक गांव के अंदर एक जमींदार को नियुक्त कर दिया। क्या कर दिया, एक जमींदार को नियुक्त कर दिया और इस जमींदार के अंदर में ही उस गांव की सारी भूमि आती थी, मतलब सारे लैंड ऑनरशिप, जो जमीनों के मालिकाना हक थे वो किसको दे दिए गए, इस जमींदार को दे दिए गए। अब भैया इसके पास ही इस गांव की जितनी जमीनें थी वो सब किसकी हो गई, इस जमींदार की हो गई। अब ये जमींदार इस गांव के जितने भी किसान थे उन किसानों को अगर ये जमीन देता था तो बेटा जैसे मान लेता हूं कि इस किसान को ये जमीन का टुकड़ा मिल गया, तो इस जमीन के टुकड़े का एक रेंट क्या करना पड़ता था, इसको पे करना पड़ता था, जिसे हम क्या कहते हैं, लगान, जिसे हम क्या कहते हैं, लगान। और ये आप जितना जमीन का टुकड़ा होगा उसके हिसाब से पे करोगे। आपको कितना प्रॉफिट आ रहा है उसके हिसाब से कोई मतलब नहीं है, आपको प्रॉफिट आए और चाहे ना आए, आप क्या कर रहे हो, आप इतना लैंड यूज कर रहे हो तो आपको अपना लगान पे करना ही पड़ेगा, अपना रेंट पे करना ही पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है। जैसे आज की डेट में किराए का रूम ले लेते हो ना, किराए का रूम स्पेस के हिसाब से होता है, छोटा रूम है तो थोड़ा किराया, बड़ा रूम ले लिए तो बड़ा किराया। वैसे ही उस वक्त ये था कि मतलब अगर आपने जमीन का टुकड़ा लिया है तो जमीन के टुकड़े का आपको रेंट देना पड़ेगा, चाहे आप कमाओ और चाहे आप ना कमाओ, कोई मतलब नहीं था। और ये जो जमींदार थे इनको भी एक स्पेसिफाइड डेट, मतलब कि एक स्पेसिफिक डेट क्या था, फिक्स था कि हाँ इस डेट पे इन्हें क्या करना है, इन्हें कॉलोनियल गवर्नमेंट को, किसको,
कॉलोनियल गवर्नमेंट, मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को, किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगान का पैसा देना है। भाई इनसे सबसे कलेक्ट करते थे लगान, जिनको जिनको क्या कर रखी है, जमीनें दे रखी हैं, और इनसे लगान कलेक्ट करके किसको पे करते थे ये लोग, इससे लगान कलेक्ट करके पे कर देते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। और अगर ऐसा ये करने में फेल हो गए, कौन, जमींदार, अगर ऐसा करने में फेल हो गए तो जमींदारों से उनकी राइट्स छीन लिए जाते थे। अब भाई एक बात बताओ, गुलामी के केस में अगर किसी को ये जमींदारी हक मिला हुआ है तो वो अपना अधिकार क्यों गंवाने देगा। तो ये भी क्या करते थे, जबरन इनसे क्या करते थे, जबरन इन किसानों से ही वसूली किया करते थे। और जो किसान रेंट पे लैंड को लेकर के उस पे खेती करता है ना, उसे हम टीनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, टीनेंट या पीजेंट। इस वर्ड को आप देखोगे बुक के अंदर लिखा हुआ, तो कंफ्यूज मत होना। इसलिए इनको फार्मर नहीं कहा गया, क्या कहा गया, टीनेंट्स कहा गया, क्योंकि ये अपने जो जमीन का टुकड़ा था उसका एक रेंट पे कर रहे थे, और ये रेंट इनको इनकी बिना इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब इन्हें फायदा हो और चाहे ना हो, इन्हें बिना देखे क्या करना पड़ता था, देना पड़ता था। किसको, जमींदार को। और जमींदार इसको क्या करता था, एक स्पेसिफिक डेट पे कलेक्ट करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को पे कर देता था। अगर ऐसा नहीं कर पाता था तो भाई क्या होता था, इसके जमींदारी राइट्स छीन लिए जाते थे, अधिकार छीन लिए जाते थे। इसीलिए ये इनसे क्या करता था, जबरन ये वसूली करता था। तो इसे कहते हैं लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जिसके कारण से क्या हुआ, जितने भी फार्मर्स थे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बेकार होती गई। क्यों, क्योंकि जो उन्हें प्रॉफिट आता था वो तो भैया लगान के रूप में चला जाता था। और भाई लगान के रूप में अगर आप पैसा चुकता कर दे रहे हो तो आपकी जेब में बचेगा क्या। अब पता चला अगर एक आध बार प्रॉफिट नहीं आया, एक आध बार लाभ नहीं आया, तो अपने घर की भी जो बची खुची पूंजी है उसको भी निकाल करके वो क्या कर दिए, दे दिए। और कई बार तो ऐसा होता था कि इन जमींदारों, मतलब कि इन टीनेंट्स के पास कुछ भी नहीं होता था देने के लिए, तो इनका परिवार क्या बन जाता था, बंधुआ मजदूर। देखे होंगे फिल्मों में, देखे होंगे कई बार ऐसा परिवार क्या बन जाता था, इनका बंधुआ मजदूर बन जाता था, और फिर इनके अंडर में 2 रोटी पे ही पूरा परिवार काम करता था। तो इस तरीके से हमारे देश के किसानों की हालत क्या होती गई, खराब होती गई, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या होती गई, खराब होती गई, मतलब उनके जेब में पैसे अब नहीं रहते थे। तो भाई क्या करेंगे वो, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर का मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 टाइप के, देखो यहां पर सिंपली मैं पहले बात कर लेता हूं, 2 टाइप के क्रॉप होते हैं। एक होता है यहां पर कैश क्रॉप, क्या होता है, एक होता है यहां पर कैश क्रॉप, और दूसरा होता है यहां पर फूड क्रॉप। क्या होता है, फूड क्रॉप। अच्छा देखो, कैश क्रॉप किसे कहते हैं और फूड क्रॉप किसे कहते हैं। फूड क्रॉप मतलब वो फसलें जो खाने पीने के लिए यूज होती हैं, जैसे व्हीट है, राइस है, ये सब क्या होते हैं, खाने पीने के लिए यूज होते हैं। भाई गेहूं, दाल, चावल, आटा, मतलब ये सब क्या होते हैं, खाने। आटा तो फसल नहीं है, ठीक है, तो गेहूं जो है मतलब कि ये सब खाने पीने के लिए, तो इसे हम क्या कहते हैं, फूड क्रॉप कहते हैं। लेकिन कैश क्रॉप किसे कहते हैं, कैश क्रॉप उन फसलों को कहा जाता है जिन फसलों का इस्तेमाल किया जाता है कहां पर, कंपनियों के अंदर, ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स के प्रोडक्शन के लिए, जिससे कि क्या जनरेट हो, इनकम जनरेट हो। जैसे जूट, कॉटन, सिल्क, इन सब का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, कपड़े बनाने के लिए किया जाता है, और उससे क्या होती है, इनकम जनरेट होती है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, कैश क्रॉप कहा जाता है। ठीक है, इंडिगो, तो क्या किया ब्रिटिशर्स ने, क्या किया इंडिया के अंदर, भाई क्योंकि ब्रिटिश के यहां पर, उनके यहां पे अच्छी खासी इंडस्ट्रियल बेस था, उनके यहां पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी, तो उन्होंने क्या किया, कच्चे माल, यहां से कच्चे माल का संसाधन बनाया, किसको, हमारे भारत देश को। क्योंकि उन्होंने क्या किया, यहां पर सभी किसानों को बोला कि यदि आप कैश क्रॉप उगाओगे, मतलब कि जूट को, कॉटन को, इंडिगो को, ठीक है, ग्राउंड नट को, शुगर केन को, ऐसे क्रॉप यदि आप उगाते हो, ठीक है, तो आपको हम क्या करेंगे, ज्यादा पैसा देंगे। किसके मुकाबले में, फूड क्रॉप के मुकाबले में। भाई एक बात बताओ, किसानों को तो उस वक्त पैसे ही चाहिए थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फूड क्रॉप से अपने आप को कहां शिफ्ट कर लिया, कैश क्रॉप पे। तो मतलब जो शिफ्टिंग हुई फूड क्रॉप से कैश क्रॉप की ओर, और इसको शिफ्ट करने के लिए प्रमोशन किसने किया, ब्रिटिश ने ही, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने ही किया। क्यों किया, क्योंकि जिससे कि वो यहां से मैक्सिमम अमाउंट में संसाधन उत्पन्न कर सके, रॉ मटेरियल उत्पन्न कर सके और अपने देश लेकर के जा सके, जिससे कि वहां की इंडस्ट्रीज रनिंग कंडीशन में रह सके, और इसलिए उन्होंने ऐसा किया। अब हमारे यहाँ के किसान बेचारे क्या थे, इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, समझदार नहीं थे, तो मेन चीज क्या हुआ कि उन्होंने फूड क्रॉप तो उगाना चालू किया, सॉरी कैश क्रॉप तो उगाना चालू किया, लेकिन मेन फंडा क्या हुआ, मेन फंडा ये हुआ कि कैश क्रॉप में जो उन्हें पैसा मिलता था, भाई कैश क्रॉप उगाना अगर आप चालू करोगे तो फूड क्रॉप की प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब तो आपके यहाँ पे फूड क्रॉप नहीं हो रहा है, अब वैसे भी हम लोग उतना नहीं उगाते थे कि बहुत ज्यादा ही उगा रहे हो फूड क्रॉप, तो जिस खेतों पे फूड क्रॉप उगता था उस खेतों पे तो अब कैश क्रॉप उगने लगा था, तो फूड क्रॉप की प्रोडक्टिविटी कम हो गई, और इस फूड क्रॉप के लिए हम लोग क्या होने लगे, अब दुकानों से सामान खरीदने लगे। तो जो पैसा किसान कमा भी रहा था
उन पैसे को वो खर्च कर दे रहा था किसको लेने में, फूड क्रॉप को लेने में। और कंडीशन इतनी बुरी हो गई अपने देश की कि हम लोग फूड क्रॉप के लिए किस पे डिपेंड हो गए, अमेरिका के ऊपर। देखो कैश क्रॉप उगा रहे हैं, उससे इनकम तो कमा रहे हैं, लेकिन वो इनकम हम लोग कहां खर्च कर दे रहे हैं, फूड क्रॉप को मंगवाने में। तो फायदा क्या हो रहा है, कोई बेनिफिट हुआ अपने देश को? अपने देश को तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ ना। लेकिन यहां से कच्चे माल के रूप में जितने भी सामान मिलते गए वो किसको बेनिफिट देते गए, ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते गए। तो दूसरा रीजन तो ये था कि उन्होंने अपने यहां पे क्या कर दिया, कॉमर्शियलाइजेशन कर दिया। मतलब कि उन्होंने कह दिया कि भैया एक काम करो, फूड क्रॉप उगाओ, कैश क्रॉप उगाओ, फूड क्रॉप को क्या कर दो, बंद कर दो। और हमारे यहां पर ऐसा ही हुआ। फिर आता है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी मतलब कि हमारे यहां पर ना प्रोडक्शन इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं होता था। मैंने तुम्हें पहले बताया कि प्रोडक्शन हम इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे, इसके कुछ कारण थे। सबसे पहला कारण था लैक ऑफ नॉलेज। मतलब कि हमारे किसानों के पास इतना ज्यादा ज्ञान नहीं था कि खेती कैसे की जाए। वो बस जमीन पर इतना कर लेते थे कि हाँ अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, अपने परिवार को पाल पोस सके, बस इतना कर लेते थे। भाई ऐसा नहीं था कि वो बहुत ज्यादा मात्रा में उपजा लेते थे कि राजा बन जाएंगे वो इसी किसानी से, नहीं। इतनी ज्यादा क्यों नहीं था, पहली बात उनके पास नॉलेज नहीं था, ज्ञान ही नहीं था। दूसरी बात ना लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, हम लोग के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। उस वक्त जो किसानी की जाती थी ना, खेती होती की जाती थी, वहां पे अगर जैसे जुताई करना हुआ, प्लाउजिंग के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, हम लोग मतलब कि आज की डेट में ट्रैक्टर, कल्टीवेटर्स है, वो सब नहीं। हम लोग पता किसका इस्तेमाल करते थे, हम लोग इस्तेमाल करते थे सबसे पहले मैनुअली, हाथों से ही लगे हुए होते थे। मतलब कि हाथों से ही कुदार फावड़ा लेकर के खेतों में क्या करते थे, मतलब खुदाई उदाई करते थे, जुताई करते थे। तो टेक्नोलॉजी लो लेवल की टेक्नोलॉजी थी, कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर रहे थे। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, सिंचाई का कोई साधन नहीं था। वर्षा के लिए मतलब पानी के लिए, अगर खेतों को पानी चाहिए ना, तो पानी के लिए हम किस पे डिपेंड थे, ऊपर वाले पे। अगर वो मेहरबान हुए तो भैया फसल अच्छी हो जाएगी, अगर नहीं तो गया सत्यानाश। तो अगर सही मात्रा में सही टाइम पे बारिश हुई तब तो फसल अच्छी होगी, और अगर बारिश हुई बहुत ज्यादा मात्रा में तब भी फसल बेकार, और नहीं हुई तब तो और ज्यादा बेकार, कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो मतलब कि इरिगेशन फैसिलिटीज कुछ भी नहीं था, ट्यूबवेल वगैरह ये सब कोई भी साधन था ही नहीं। नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स जैसे इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, आजकल के डेट में यूरिया वगैरह यूज करते हैं ना उपजाऊता को बढ़ाने के लिए, कीटनाशक दवाइयां यूज करते हैं, जो कीट पतंगे होते हैं हमारे फसल को हार्म कर सकते हैं आज की डेट में। लेकिन पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, और हमारे किसानों को पता भी नहीं था, क्योंकि उनको इन सब चीजों के बारे में नॉलेज थी ही नहीं, और वो यूज करना भी नहीं चाहते थे अपने जमीनों पे, क्योंकि वो जमीन जिससे वो अपने परिवार का पेट पाल रहे थे, उन जमीनों को वो देवता समझते हैं, भगवान समझते हैं, और पूजा जाता है अपने मतलब कि भारत देश के अंदर। तो ऐसे जमीनों पे वो ऐसी चीजें यूज करना पसंद करेंगे कि इन पे मतलब कि केमिकल फर्टिलाइजर्स डालें, नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो वो नहीं कर सकते थे। तो इन सबका ज्ञान नहीं था, इनका इस्तेमाल उनको नहीं पता था। ये नहीं पता था कि इनके इस्तेमाल से हम अपनी प्रोडक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और इन सभी के नॉलेज ना होने की वजह से ही हमारे मतलब कि एग्रीकल्चर सेक्टर का जो प्रोडक्शन लेवल था वो क्या था, बहुत ज्यादा कम था। बात करते हैं स्कैर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन सबके बावजूद कि भैया इस पूरी एग्रीकल्चर सेक्टर से बेनिफिट किसे मिलने लगा, ब्रिटिशर्स को मिलने लगा। भाई लैंड सेटलमेंट सिस्टम का इंट्रोडक्शन करने से लगान के रूप में पैसा किसको जा रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को जा रहा था। कॉमर्शियलाइजेशन करने से जो कैश क्रॉप थे वो रॉ मटेरियल्स के रूप में किसको मिल रहे थे, ब्रिटिश को मिल रहे थे, जिससे कि वो अपनी इंडस्ट्रीज को क्या कर सके, वहां पर रन कर सके और उससे अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सके। यहां से भी फायदा ब्रिटिश को, यहां से भी फायदा किसको, ब्रिटिश को। लेकिन फिर भी अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो कमियां थी, जो क्या थी, कमियां थी कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी, हमारे पास मतलब फर्टिलाइजर्स की क्या थी, कमी थी, हमारे किसानों के पास नॉलेज नहीं था। इन कमियों को उन्होंने दूर करने के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया कि कोई इन्वेस्टमेंट करे जिससे कि हमारे यहाँ की प्रोडक्टिविटी बढ़े। और उस वक्त अगर वो कोई इन्वेस्टमेंट करते भी तो मेरे ख्याल से उनको ही बेनिफिट होता। भाई अगर ज्यादा मात्रा में अगर फसलें होती तो कच्चा माल उन्हें ही ज्यादा मात्रा में मिलता। हमारे यहाँ के किसानों से बेटा ज्यादा मात्रा में वो क्या करते, रेंट के रूप में पैसा भी वसूल करते। लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो ना अपने देश का किसी भी प्रकार से कोई डेवलपमेंट चाहते ही नहीं थे। वो सिर्फ ये चाहते थे कि यहाँ के रिसोर्सेज का इस्तेमाल, जितने रिसोर्सेज है यहाँ के रिसोर्सेज का इस्तेमाल क्या किया जाए, अपने देश के डेवलपमेंट के लिए, मतलब ब्रिटिश के डेवलपमेंट के लिए किया जाए। यहाँ के बारे में वो कभी सोच ही नहीं सकते थे कि भारत के अंदर भी कोई डेवलपमेंट हो ना। इसीलिए स्कैर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब कि यहां पर हमेशा इन्वेस्टमेंट की क्या रही, कमी रही।
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई भी इन्वेस्टमेंट यहां पर नहीं किया। और बात करें अगर तो अपने टीनेंट्स की, अपने यहाँ के किसानों की, तो उनकी तो इकोनॉमिक कंडीशन ही क्या थी, पुअर थी। तो उनके पास इकोनॉमिक कंडीशन ही अच्छी नहीं थी, उनके पास पैसे नहीं थे कि बेचारे वो कुछ कर पाए। और जमींदारों को कोई मतलब ही नहीं था, जमींदारों तो इनमें सब में कोई भी इन्वॉल्वमेंट थी ही नहीं। मेन चीज ये है। तो मेन चीज क्या है, इन सभी कारणों से क्या हुआ, इन सभी कारणों से जो पूरा फायदा पहुंचा वो किसको पहुंचा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को पहुंचा। और हमारे देश के जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, इसका जो मतलब डेवलपमेंट है वो क्या हो गया, स्टैग्नेंट हो गया। मतलब हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर क्या हो गया, स्टैग्नेंट हो गया, मतलब थम सा गया, रुक सा गया, इसका विकास हो ही नहीं रहता। विकास कहां से होगा जब कोई यहां पर बात ऐसी हुई नहीं। और यही मेन कारण है जिनके कारण से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का स्टैग्नेशन हुआ, इसका विकास रुक सा गया, थम सा गया। और ये सब हुआ किसके देन से, ब्रिटिशर्स के देन से। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को एक्सप्लॉइट किया, हमारे यहाँ के टीनेंट्स को एक्सप्लॉइट किया। और हमारे यहाँ पर धीरे धीरे करके कंडीशन क्या होती गई, बहुत बेकार होती गई। क्यों, क्योंकि 75% पॉपुलेशन किस पे डिपेंड थी, एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड थी। तो यहां पर इसी को समाप्त करेंगे, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में और देखेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर को। तो जय हिंद।